अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। रूप सिंह पूरे 11 वर्षों के बाद अपने प्रिय गांव माही लौट रहे थे। इतने लंबे समय बाद गांव की मिट्टी की सुगंध, रास्तों की याद और अपने लोगों का ख्याल उनके मन को गहराई से छू रहा था। वे देवकुंड के बस स्टॉप पर शेखर कपूर के साथ उतरे थे। शेखर कपूर उनके आदरणीय गॉडफादर कपूर साहब के सुपुत्र हैं और इन दिनों IAS का प्रशिक्षु होने के नाते एक विशेष अतिथि के रूप में साथ पधारे थे। रूप के मन में संकोच भी था और अपनापन भी। इतने वर्षों बाद लौटते हुए हृदय में एक मीठी सी झिझक भर आई थी। उन्हें खेद हुआ कि इतने समय बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है। अतिथि को पैदल ले जाना उन्हें उचित नहीं लगा। उधर शेखर कपूर दूर तक फैले पहाड़ों और घाटियों को बाइनोक्यूलर से निहार रहे थे। ऊंचाई की ठंडी हवा, शांत दृश्य और प्रकृति का विस्तार मन को थाम लेने वाला था। इस समय वे लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर थे और वहां से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट तक पहुंचना था। चाय का गिलास हाथ में था। घोड़े के बारे में विनम्रता से पूछा गया तो चाय वाले ने शांत स्वरों में कहा, जाना कहाँ है? रूप सिंह ने आदर से कहा, माही गांव जाना है, जो सरगी से पहले पड़ता है। चाय वाला कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पास बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, तुम माही जाओगे? लड़का चुपचाप उठ खड़ा हुआ और चल दिया। थोड़ी ही देर में वह 2 घोड़े लेकर चढ़ाई पर आता दिखा। चाय वाले ने खुद ही मेहनताना तय कर दिया, 2 घोड़ों के 100 रुपए। एक घोड़े पर शेखर बैठे, दूसरे पर रूप सिंह सवार हुए। लड़के का नाम महीप था। वह शेखर वाले घोड़े के आगे आगे पगडंडी पर चलता रहा। रास्ते में कभी चढ़ाइयां आईं, कभी ढलानें। इसी बीच घाटी की गहराइयों से किसी अदृश्य नारी कंठ का दर्द भरा गीत सुनाई पड़ा। ऊंची नीची डांडियों माँ, हे कुहेड़ी न लगा तू, ऊंचे नीचे पांखों माँ, हे घसेरी न जाए तू, ऊंची नीची डांडियों में, हे हिलांस न बास तू। इस गीत का अर्थ रूप ने सहजता से समझाया, कठिन से कठिन रास्तों में भी कृपा बनी रहे, बोझ न बढ़े और जीवन की डोलती राहों में घर आंगन सुरक्षित रहें। यह विनय है कि यात्राएं सहज हों, पांव न फिसलें और घरों की शांति सलामत रहे। कुहासा क्या होता है, इसका असली अर्थ कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। चलते चलते रूप अचानक ठिठक गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यही इसी जगह मैंने भूप दादा को धक्का दिया था। शेखर ने शांत भाव से कारण पूछा। रूप ने बताया, उस दिन मैं देवकुंड में घर से भाग आया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते भूप दादा ने मुझे पकड़ लिया। उनसे बचने के लिए मैंने उन्हें धक्का दे दिया। वे फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, इसलिए मैं भी लुढ़कने लगा। तभी पास के एक पेड़ को हमने पकड़ लिया। एक और भूप दादा थे, दूसरी ओर मैं। भूप दादा बाहर से सख्त थे पर अंदर से बहुत कोमल। उन्होंने मुझे खींचकर ऊपर चढ़ा लिया। फिर बिना कुछ कहे मेरे खरोंच देखे, कुछ पत्ते तोड़े और उनका रस निचोड़कर घाव पर लगा दिया। उस दिन उन्होंने जो हाथ छोड़ा फिर कभी नहीं पकड़ा। रास्ते की बात यहीं से फिर चढ़ाई पर लौट आई और दोनों आगे बढ़ते गए। पर्वतारोहण की बात शुरू हुई तो रूप और शेखर उसी में डूब गए। बाकी सब बातें पीछे छूट गईं। अब दोनों का मन सिर्फ चढ़ाई पर था। यह एक ही विषय उन्हें एक सूत्र में बांध रहा था। शेखर को अपनी पढ़ाई याद आई। उसने कहा, पहले दरार ढूंढते हैं, फिर रॉक पिटन लगाते हैं। दरार न मिले तो ड्रिल करके लगाएंगे। रूप मुस्कुराए और बोले, आगे। शेखर ने कहा, रॉक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर। नहीं, रोप लैडर। रूप ने उन्हें धीरे से रोका। उन्होंने समझाया, कोई भी चढ़ाई हो, पहली चीज होती है फर्स्ट वॉच, यानी पहले चारों तरफ ध्यान से देखना। फिर गार्डनिंग, जहाँ पैर रखना हो,
उसे थोड़ा चौरस और समतल करना। उसके बाद पत्थर की जाति पहचानना जरूरी है। क्या यह इग्नियस है, ग्रेनाइट है, मेटामॉर्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका? वरना सहारा ठीक नहीं बनेगा। सहारा बन भी गया तो फ्री रेपेलिंग सुरक्षित नहीं होगी। शेखर ने सम्मान से कहा कि रूप की समझ बहुत अच्छी है। तभी महीप ने हंसकर टोका, साहब जी जल्दी करो न। दोनों मुस्कराए। पर्वतारोहण का अध्याय यहीं रोक दिया और फिर से घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े। पहाड़ की हवा ठंडी थी और रास्ता लंबे मोड़ ले रहा था। चलते चलते शेखर ने मुस्कुराकर पूछा, कभी प्रेम की भी पढ़ाई की है? किसी को देखकर दिल धड़का हो? रूप कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, हाँ हुआ था। वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। हमारी मुलाकातें भेड़े चराते समय होती थी। उनका नाम शैला था। बहुत सुंदर थी। उनका कहा मानना अच्छा लगता था। वह चुपचाप बैठकर स्वेटर बुनती रहती। मैं उनकी भेड़ें हाँकता और उनके लिए बुरांस के फूल तोड़ लाता। उन्हें बुरांस बहुत पसंद था। सेब या आड़ू मिलता तो सबसे पहले उनके हाथ में रख देता। बदले में वे स्नेह से देवता की बलि का थोड़ा प्रसाद और मक्की की रोटी दे देती। एक दिन पता चला वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा है। बात सुनकर रूप हल्का सा मुस्कुराए, जैसे अपने आप से कह रहे हूँ, मैं तो बस लक्ष्मण था। रास्ता आगे खुलता गया। घाटी गहरी थी, आसमान साफ। शेखर ने चारों ओर देखा और धीमे से कहा, यह इलाका तो स्वर्ग सा सुंदर है। रूप ने सहज भाव से बताया, मान्यता है कि पांडव स्वर्ग जाने के लिए इसी राह से गए थे। यहाँ का आखिरी गांव सुरी कहलाता है, अर्थात स्वर्ग। इतने में शेखर ने महीप की ओर देखा। तेरे पाँव दुखते होंगे, आजा, थोड़ी देर घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलेंगे। महीप ने विनय से सिर हिलाया, नहीं साहब, बात मत कीजिए, रास्ता खराब है, पहले निकल ले। तीनों फिर चुपचाप कदम मिलाकर बढ़ गए। चलते चलते रूप ने अपना पुराना प्रसंग सुनाया। सब कुछ एक संयोग से शुरू हुआ था। आपके पिताजी यहाँ प्रशिक्षण में आए थे। रास्ता भटक गए। उन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं साथ हो लिया। वे मुझे मसूरी ले गए। रूप ने दूर की ढलान की ओर देखा और धीमे से कहा, तभी से यह पहाड़, यह राह और मसूरी सब कुछ अपनासा हो गया। महीप ने फिर समझाया, साहब देर हुई तो लौटना मुश्किल होगा। अब माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर था, उस डांडी यानी पहाड़ के पीछे। गांव पास आता जा रहा था। पुरानी यादें फिर से उभर रही थी। अपना घर, अपने लोग, बाबा, माँ, भूप दादा और सब। 2 अजनबियों को देखकर गांव के कुछ लोग अपने घरों से बाहर आ गए। रूप ने 100 रुपयों की जगह 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकाले और लड़के महीप को दे दिए, कुल 120 रुपए। रूप ने कहा, देखो तुम भी थक गए हो और तुम्हारे घोड़े भी। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नोट गिनने लगा। रूप एक वृद्ध के पास गया। वृद्ध ने पूछा, साहब कहाँ जाना है? रूप ने कहा, बाबा, यहाँ 11 साल पहले राम सिंह रहते थे। उनके 2 बेटे थे, भूप सिंह और रूप सिंह। उनका घर हिमांग पहाड़ के नीचे है। वृद्ध ने याद करके कहा, रूप तो बहुत पहले भाग गया था। रूप ने धीरे से कहा, बाबा, मैं ही रूप सिंह हूँ। वह वृद्ध उसका अपना दादा त्रिलोक सिंह निकला। रूप ने झुककर उनके पैर छुए। तभी एक और व्यक्ति ने पूछा, अब क्या करते हो? रूप ने बताया, मैं पर्वतारोहण संस्थान से जुड़ा हूँ। सरकार मुझे इसी काम के लिए 4000 रुपए महीने देती है। रूप ने कहा, अब घर चलें। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रूप ने आदर से पूछा,
कि भूप दादा कहाँ मिलेंगे। पास खड़ी महिला बोली, वे यही हैं। उनकी घरवाली और एक बेटा भी है। तभी ढलान से महीप तेजी से आता दिखा, घोड़े संभालने वाला वही विनम्र लड़का। उसी क्षण समझ में आया, महीप भूप दादा का बेटा है। किसी ने धीरे कहा कि भूप साहब ज्यादा बोलते नहीं, शाम होने वाली है, जल्दी ऊपर चलिए। तभी इशारा हुआ कि देखिए भूप साहब आ रहे हैं। एक स्थिर चाल वाला व्यक्ति पास आया। गोरा रंग, थोड़ा चित्तीदार चेहरा, लंबा चेहरा और शांत आंखें। रूप झुककर बोले, भैया मैं रूप हूँ, आपका कभी भटक गया छोटा भाई। भूप ने देखा और पूछा कि कब आए। रूप ने शेखर का परिचय कराया। भूप बोले, आइए घर चलते हैं। हिमांग की तलहटी में खड़ा गांव सामने था। खड़ी चढ़ाई पर रूप और शेखर थम गए। भूप मुस्कुराए, बस इतना सा दम। उन्होंने मफलर कसा, पहले रूप को फिर शेखर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। उनके धैर्य और भरोसे में पहाड़ सा सुकून था। घर के आंगन में दिए की नरम रोशनी थी। भूप ने कहा, रूप यह तुम्हारी भाभी है। रूप ने आदर से चरण छुए। शेखर को यकीन नहीं हुआ, घोड़े संभालने वाला वह शांत बालक महीप इन्हीं भाभी जी का बेटा है। उसी पल घर और पहाड़ दोनों में अपनापन भर गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सुबह आसमान साफ था। भूप ने आने का कारण बताया। बोले कि तेरे जाने के अगले साल बहुत बर्फ गिरी। हिमांग पहाड़ धसक गया। माँ और बाबा मलबे में दब गए। मैं किसी तरह बच गया। चारों ओर तबाही थी। भूप ने बचपन की कहानी याद दिलाई। नन्ही चिड़िया से गिद्ध ने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया डर गई, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने पूछा कि अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़ गई तो? गिद्ध हंस पड़ा। चिड़िया पूरी ताकत से उड़ी और गिद्ध की पीठ पर जा बैठी। अब वह हमेशा उससे ऊपर थी। भूप ने कहा कि मैं भी मौत की पीठ पर था, इसलिए बच गया। मैंने थोड़ी खेती शुरू की। शैला को घर ले आया। उसके आने से खेती का काम बढ़ गया। पानी की कमी थी, तो हमने पास के झरने का पानी खेतों तक पहुंचाया। रूप ने शैला भाभी के बारे में पूछा। भूप ने बताया कि काम बहुत ज्यादा हो गया था और शैला माँ बनने वाली थी। फिर मैं एक और औरत को ले आया। शैला के बेटे का नाम महीप रखा गया। महीप सिर्फ 9 साल का था जब उसकी माँ शैला नदी में कूद गई। बेटे ने जब ये देखा तो उसे कितना भी समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस बीच भूप की दूसरी पत्नी चाय लेकर आई। माही लोगों ने उनकी बकरी के बच्चे को देवता के लिए बलि दे दिया था, इसलिए भूप दादा उनसे नाराज होकर बात नहीं करते। रूप को लगा कि भूप दादा बहुत अकेले हैं। उसने कहा, आपने बहुत दुख सह लिए, अब मेरे साथ चलिए। मुझे सरकार की तरफ से पक्का घर और अच्छी तनख्वाह मिली है। हम सब आराम से रहेंगे। लेकिन भूप दादा चुप रहे। उनके पास 2 बैल भी थे, जिन्हें वे छोटे से यहाँ लाए थे। भूप दादा अकेला महसूस नहीं करता। वह अपने माँ बाप और शैला की यादों के सहारे जी रहा है। उसने ठान लिया है कि बाकी जिंदगी अपनी आत्मसम्मान से जिएगा और जिंदा रहते हुए कभी नीचे नहीं उतरेगा। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।